नमस्कार। आज की दिनांक है 23 नवंबर और आज का अंक हमारा 59वां। हमने 58 जो एट्थ जो अंक था वो हमने प्रकाशित नहीं किया। उसके पीछे कारण ये था कि उस दिन के करंट अफेयर्स में एक या दो बातें ही हमें मिल रही थी, तो हमने रियलाइज़ किया कि इन दोनों को नेक्स्ट डे करवा देते हैं। मतलब वीडियो 1 मिनट की भी नहीं बन रही थी, तो हमने रियलाइज़ किया कि नेक्स्ट डे, क्योंकि फिलहाल कोई एग्ज़ाम भी नहीं था, इसलिए आज उसे ऐड किया है। 23 नवंबर का अंक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। कर्नाटक हाई कोर्ट ने अभी एक डिसीजन दिया है। पिछले कुछ दिनों से जो हाई कोर्ट वगैरह निर्णय दे रहे हैं, बड़ी चर्चा में रह रहे हैं। अभी एक निर्णय दिया था कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है, वो पॉक्सो एक्ट के दायरे से बाहर नहीं है। पॉक्सो एक्ट के दायरे 2012 वाला जो पॉक्सो एक्ट है, उसके दायरे से बाहर नहीं है। अभी एक निर्णय ये आया था और उसके बाद में अभी ये एक निर्णय आया कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा है कि गोद लिए हुए बच्चे को भी जैविक संतान की तरह ही सारे अधिकार मिलने चाहिए। बच्चा गोद लिया हुआ फिर क्या हो गया? अगर दोनों के बीच में अंतर करेंगे तो फिर इससे भेदभाव उत्पन्न होगा। ठीक है? तो इसलिए इस आधार पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए किसी व्यक्ति को अपात्र घोषित नहीं किया जा सकता कि वो व्यक्ति दत्तक है या फिर गोद लिया गया है। तो ध्यान रखिएगा कौन से कोर्ट का निर्णय है, तो ये कर्नाटक हाई कोर्ट का निर्णय है। जैसे प्रत्येक हाईकोर्ट, जैसे राजस्थान हाईकोर्ट का एक निर्णय था जो संथारा प्रथा पर आया था। इसमें संथारा प्रथा बैन की गई थी कि संथारा प्रथा है वो आत्महत्या, इसलिए इसे बैन किया गया था। तो कौन से हाईकोर्ट के द्वारा बैन किया गया? राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा बैन किया गया। ये कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला है। विवादों में रहा था मुंबई या महाराष्ट्र जो हाईकोर्ट है, वो विवादों में भी रहा था। उसकी एक जज थी जिसने पोक्सो एक्ट पर एक विवादित निर्णय दिया था। तो मोस्टली हाईकोर्ट के डिसीजन भी कई बार बहुत काम के हैं हमारी। नेक्स्ट देखिएगा, मुक्त व्यापार समझौता। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान रखना। अगर आपको नहीं पता कि मुक्त व्यापार समझौता क्या होता है, तो आप दो शब्दों में इतना समझ लीजिए कि दो देशों के बीच में एक समझौता हो जाता है कि जब ए देश है कोई, उसकी वस्तुएं जब बी देश में बेची जाएगी, तो बी देश जब अपने देश में इन वस्तुओं को बेचा जाएगा तो इन वस्तुओं पर कोई टैक्स नहीं लेगा। कोई टैक्स नहीं लगेगा। बी देश की वस्तुएं जब ए देश में बेची जाएंगी तो ए देश भी कोई टैक्स टैक्स नहीं लेगा। इस समझौते में क्या है, वस्तुएं फिक्स की जाती है, किन किन वस्तुओं पर टैक्स फ्री किया जाएगा, वो मतलब थोड़ा सा किया जाता है क्लियर। लेकिन मोटा मोटी लगभग प्रत्येक वस्तु को टैक्स फ्री कर दिया जाता है। इससे क्या होता है कि एक तो वस्तुओं की कालाबाजारी कम होती है। इसके फायदे क्या होते हैं कि सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट फायदा, वस्तुओं की कालाबाजारी बहुत ही कम हो जाती है। दूसरा, इससे क्या होता है कि जो टैक्सेशन है वो ज़्यादा जटिल नहीं होता, आसान रहता है। आसान रहने का मतलब क्या है कि जैसे कोई ए देश है, उसमें कोई कंपनी कितना उत्पादन करी है, इसकी जानकारी बी देश को तो नहीं हो सकती ना, लेकिन ए देश को तो है। इसलिए ए देश की कंपनी पर टैक्स ए देश ही लगा लेगा और बी देश की कंपनी पर टैक्स कौन लगा लेगा? बी देश ही लगा लेगा। एक दूसरे को टैक्स लगाने के लिए नहीं कहेंगे, खुद ही लगा लेंगे टैक्स। तो इस प्रकार एक मुक्त व्यापार समझौता हमारा किसके साथ संपन्न हुआ है? ऑस्ट्रेलिया के साथ संपन्न हुआ है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट या मुक्त व्यापार समझौता, ऑस्ट्रेलियन सरकार द्वारा, संसद द्वारा इसे मंजूरी दे दी गई है। ध्यान रखना, अगले साल हम मार्च तक एक समझौता कर लेंगे। किसके साथ? ऐसा ही मुक्त व्यापार समझौता इंग्लैंड के साथ। हमारे जितने ज़्यादा मुक्त व्यापार समझौते होते हैं, इसका अर्थ है कि उन देशों को हमारे व्यापार पर उतना ज़्यादा ही भरोसा है, हमारी मुद्रा पर उतना ज़्यादा भरोसा है, हमारी इकोनॉमी पर उतना ज़्यादा भरोसा है, हमारी और उनकी इकोनॉमी में उतना अच्छा संवाद है कि वो मुक्त व्यापार समझौते पर काम कर रहे हैं। क्योंकि मुक्त व्यापार समझौता हो जाना एक अलग बात है, पालन हो पाना एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। जैसे हमारा क्या मुक्त व्यापार समझौता, जैसे पूर्व ईस्ट में कई देशों के साथ है, तो हमारा उनके साथ विवाद चल रहा है कि वो देश चाइनीज जो प्रोडक्ट हैं उन पर अपने देश की ठप्पा लगा करके मुक्त व्यापार समझौते के तहत हमारे यहाँ बेच रहे हैं, और चाइना चाइना है वो टैक्स बचा रहा है। तो इसलिए कई विवाद हो जाते हैं मुक्त व्यापार समझौते में कि हम मान के चलिए भारत की वस्तुओं को, भारत की कोई वस्तु है उसको ऑस्ट्रेलिया में टैक्स नहीं लगाया जा रहा, तो भारत क्या करेगा? पाकिस्तान की वस्तुओं को भी अपने ठप्पे से बेच देगा वहां। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया को तो नुकसान हो गया ना, क्योंकि मुक्त व्यापार समझौता पाकिस्तान के साथ नहीं है। पाकिस्तान की वस्तुओं पर तो टैक्स लेने वाला था ये, लेकिन वो भी टैक्स वसूल नहीं होगा। तो ये थोड़ी सी दिक्कत होती है मुक्त व्यापार समझौते में। कर्मयोगी प्रारंभ। मिशन कर्मयोगी सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र सरकार का है। इसमें जो नवनियुक्त सरकारी कर्मचारी है, उनमें थोड़ा जोश भरने के लिए, उनमें कौशल का विकास करने के लिए और एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए केंद्र सरकार ने एक विशिष्ट कार्यक्रम तैयार किया है, जिसका नाम क्या रखा है? कर्मयोगी प्रारंभ नाम रखा है। ये नवनियुक्त कार्मिकों को दिया जाएगा, उसके बाद ये सभी कार्मिकों को दिया जाएगा, ताकि वो
अपनी नौकरी को यूं ना समझे कि एक नौकरी है, वो समझे कि ये देश सेवा है। तो इस प्रकार का जज्बा भरने के लिए कर्मयोगी मिशन प्रारंभ कर रही है केंद्र सरकार। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति। हाल ही में एक चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हुई है, आपको नाम बताना है। ठीक है, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि पीछे गोयल लगता है उनके, उनकी अभी नियुक्ति हुई है। उसी मामले पर यह टिप्पणी आई है सुप्रीम कोर्ट की कि इनकी नियुक्ति से संबंधित कोई भी न तो प्रक्रिया निर्धारित की गई है, न कोई अधिनियम निर्धारित किया गया, बस अनुच्छेद में लिखा गया इनकी नियुक्ति होगी। इसके अलावा प्रोसेस नहीं बताई गई है। इसलिए 10 साल में कांग्रेस जो राज्य सरकार रही थी, उसने 10 साल में, सॉरी, यूपीए जो रही थी, उसने 10 साल में क्या किया है, 8 बंदे, मतलब 8 चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त बदले थे। फिलहाल वाली सरकार ने 8 साल में 8 बदल दिए हैं। इतने ज्यादा चुनाव आयुक्त बदलना एक प्रकार से इसकी निष्पक्षता पर थोड़ा सा संदेह सा उत्पन्न कर रहा है। इसलिए आर्टिकल ध्यान रखना 324। केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी, AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा का जो काउंसिल है, उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो नए अध्यक्ष है TG सीताराम। कौन बनाया गया? TG सीताराम। अभी ये चर्चा में था AICTE, मैंने आपको एक दिन पहले बताया था। सरकार चाहती है सारे जितने भी शिक्षण संस्थान है, AICTE है, CBSE है, NCERT है, इन सभी केंद्रीय संस्थानों को जोड़ करके एक संस्थान बनाया जाए। एक मतलब संस्थान तो ये अपना काम अलग अलग करेंगे, लेकिन इनके ऊपर सभी एक ही संस्थान को रिपोर्ट करेंगे। इस प्रकार की व्यवस्था सरकार ने बनाने का प्लान किया, तब चर्चा में था AICTE। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है? पीयूष गोयल है। ठीक है, सीताराम जी कहाँ है? AICTE में है। चैंपियन ऑफ द अर्थ, मोदी जी को भी मिला हुआ ये पुरस्कार, ध्यान रखना। डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन चैंपियन ऑफ द अर्थ से सम्मानित की गई है। असम की निवासी है। कहाँ की निवासी है? असम की। वैसे अब असम से बिलोंग करती हैं, ध्यान रखना। चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार के जो इंटरप्रेन्योर विजन है, उसमें इस पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। इन्होंने सार्स को विलुप्त होने से बचाने के लिए, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है, सार्स को विलुप्त होने से बचाने के लिए इन्होंने बड़ा कार्य किया है। इसके लिए इनको चैंपियन ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया गया है। जो नए स्टार्टअप वाले जो हैं, उस वे में इनको सम्मानित किया गया है। किसको सम्मानित किया? डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन। डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को चैंपियन ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए हाल ही में किसको चैंपियन ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया गया है, तो डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन। 25 नवंबर को, 25 नवंबर साथियों ध्यान रखिएगा, महिलाओं के खिलाफ हिंसा का उन्मूलन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अभी आपको ना एक कमेंट में एक चीज और लिखनी है कि घरेलू हिंसा निवारण अधिनियम, हिंसा निवारण अधिनियम कौन से सन में पारित हुआ था? क्लियर बात क्या? मतलब 5 में हुआ, 8 में हुआ, या 11 में हुआ, या 6 में हुआ, वो आपको बताना है। घरेलू हिंसा निवारण अधिनियम। तो महिलाओं के खिलाफ कब मनाया जाएगा ये दिवस? 25 नवंबर को मनाया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासंघ के प्रमुख ने एंटोनियो गुटेरेस है। ये क्या, इन्होंने अभी बयान दिया कि हर 11वें मिनट में विश्व में एक महिला मारी जाती है, वो भी अपने किसी स्वजन के हाथों। तो महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा बढ़ रही है, और उसके लिए ये दिवस मनाया जाएगा 25 नवंबर को। यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन का आयोजन कहाँ हो रहा है? ग्रेटर नोएडा में, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में, उत्तर प्रदेश वाले एरिया में हो रहा है। भारत में पहली बार आयोजित हो रहा है। हैकाथॉन में क्या होता है कि एक प्रकार का नहीं है, डिजिटल इनोवेशन टाइप का एक सेमिनार होता है। इसमें क्या होता है कि एक कुछ प्रॉब्लम्स दी जाती हैं, और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन करने के लिए ऐप वगैरह विकसित की जाती हैं इस हैकाथॉन में। क्लियर बात क्या? और बढ़िया बढ़िया किस्म के जो प्रतिभागी होते हैं वो आते हैं और ऐप वगैरह डेवलप करते हैं उन प्रॉब्लम्स के ऊपर, और उनको बाद में प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो इस बार की इसकी थीम है लाइफ। लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है उनको फेस करने के लिए 5 थीम, उप थीम भी डिसाइड की गई है। कौन कौन सी? कृषि, ऊर्जा, पेयजल एवं स्वच्छता, स्वास्थ्य और शिक्षा। ये 5 है। पेयजल एवं स्वच्छता एक ही है, ध्यान रखना। ये 5 उप थीम है, और मेनली एक थीम है लाइफ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लाइफ एक और भी था कि मोदी जी जब G20 में भाग लेने के लिए गए थे, G20 नहीं, सॉरी, COP में 27 में जब भाग लेने गए थे,
तो वो अपना एक एजेंडा लेकर गए थे जो लाइफ नाम से, उसका भी नाम लाइफ ही था। तो हैकाथन क्या, एक राष्ट्रीय पहल जो दैनिक जीवन, निजी कंपनियों के, सरकार के सामने आने वाली चुनौतियों और समस्याओं के हल तलाशने के लिए युवाओं को एक मंच देगी। हैकाथन में प्रतिभाग करने वाले युवा इन चुनौतियों समस्याओं के समाधान के लिए तकनीक आधारित नवोन्मेष तैयार करेंगे, समुद्री मोबाइल ऐप वगैरह डिजाइन करेंगे। आज का दिन इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? राष्ट्रमंडल खेलों का शिखर सम्मेलन पहली बार भारत में आयोजित हुआ था, दिल्ली में आयोजित हुआ था आज के दिन 1983 में। ठीक है, सातवां शिखर सम्मेलन था, ध्यान रखना। भारत में पहली बार आयोजित हुआ था और भारत की प्रधानमंत्री तत्कालीन तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थी? तो श्रीमती इंदिरा गांधी हमारी तत्कालीन प्रधानमंत्री थी। इसी के साथ हमारे आज का जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम वाला जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, साथियों सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।